नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस करते हैं, ठीक है। और उसका लेसन करते हैं 15 दिल्ली सल्तनत काल। इससे पहले भी मैंने सारे लेसन करवा दिए हैं, वो आप वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है। इसकी जानकारी पढ़ते हैं कि दिल्ली के सल्तनत जो सुल्तान है वो कौन कौन थे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई। दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूतों के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई। तो दिल्ली की स्थापना किसने की। राजपूतों ने। कब की। 8वीं शताब्दी में। इसे पृथ्वीराज चौहान के समय में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनके समय में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बना। हालांकि जो सल्तनत काल है उसमें दिल्ली को तब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, यानी जब उसका नाम बढ़ा गया, जब यह क्या बन गई। राजधानी। जैसे अपने भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है ना। तो ये जब राजधानी बनी तब इसको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जब इसका नाम हुआ कि दिल्ली कोई चीज़ है। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन आया। पहला वंश गुलाम वंश आया। इसका समय कब से कब तक। 1206 से 1219 तक, ठीक है। कई बुक में 1206 से 1290 तक है, लेकिन आपकी बुक में 1206 से 1219 तक हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो बात की जाए कि किस वंश को ममलूक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को। ममलूक शब्द का क्या अर्थ है। गुलाम या अधीनस्थ, यानी किसी को अपने अधीन कर लेना, अपनी बातें मनवाना, वो गुलाम ही हो जाता है। इल्तुतमिश व बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन के जो गुलाम थे, यानी जो उसका कहना मानते थे, कौन कौन मानता था। इल्तुतमिश व बलबन, तो इसके गुलाम थे। और खुद कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। मोहम्मद गोरी का, ठीक है। गुलाम का मतलब क्या होता है। जैसे आपको किसी ने गुलाम बना लिया तो आप उसकी सारी बातें मानोगे, उसको कहा जाता है गुलाम, ठीक है। किसी की सारी बातें मान लेना, जैसा वो कहेगा ऐसे ही आप करोगे, तो उसको कहा जाता है गुलाम। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्या था। एक गुलाम थे। ये भी किसका। मोहम्मद गोरी का। इसको क्या कहा जाता है। लाख बख्श, क्योंकि ये बहुत दानवीर था, बहुत ज़्यादा दान करता था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा अजमेर का गवर्नर बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा अजमेर का गवर्नर किसने बनाया। मोहम्मद गोरी ने। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई। 1206 में। उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भाई अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं खुद अपना कहना मानूंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तो उसने खुद को फ्री कर दिया। भाई अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इस प्रकार क्या हुआ। 1206 में दिल्ली सल्तनत काल का आरंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, यानी जब जब उसकी डेथ हुई थी, ठीक है, जब वो मर गया था तो उसको कहाँ दफनाया गया था। लाहौर में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है। लाहौर में। कुतुबुद्दीन एक उदारवादी सुल्तान था जो बहुत अधिक दान करता था। ये बातें मैंने आपको बताई है ना, बहुत दान करता था ये। उसकी वास्तुकला में विशेष रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आप कभी दिल्ली में गए हो तो ये जो आपको कुतुब मीनार दिख रही है, ये आपने देखी भी होगी। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि ये किसने बनवाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। इसका निर्माण उसने करवाया था पहले, ठीक है। लेकिन पूरी किसने करवाई। उसके दामाद इल्तुतमिश ने, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की है उसकी शादी किसके साथ हुई। इल्तुतमिश के साथ। इसलिए इसका क्या बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। 1210 में। और कैसे हुई। चौगान, यानी एक गेम है पोलो में खेलते उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो ये आपको दिख रही है ना कुतुब मीनार, ये लिखा हुआ कुतुब मीनार। अगर कोई गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताए कि सर मैं दिल्ली गया था, मैंने कुतुब मीनार देखी है, ठीक है। हम पढ़ते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को हराकर, पराजित का मीनिंग होता है बेटा हराकर, हराकर इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ससुरा था, किसका। इल्तुतमिश का, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को हराकर इल्तुतमिश स्वयं गद्दी पर बैठ गया। वह एक शक्तिशाली शासक था तथा अपनी समस्याओं का सामना कुशलता से करता था। उसने सल्तनत काल का वास्तविक निर्माता माना गया है। तो उसे सल्तनत काल का वास्तविक निर्माता माना गया। भाई इसी से सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, दिल्ली सल्तनत काल की। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब हम इल्तुतमिश के बारे में सारी बातें पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ। सर्वप्रथम उसने आंतरिक विद्रोह को समाप्त किया। जो अंदर के विद्रोह होते थे ना, आंतरिक का मीनिंग होता है अंदर के, ठीक है। जैसे कोई भी दूसरा देश है किसी पर आक्रमण कर देता है ऐसे,
तो उसके बाद उसने उत्तर के राजपूतों का सामना किया, उत्तर दिशा, ठीक है। तो उत्तर के राजपूतों का सामना किया, फिर उसने पूर्व दिशा की ओर रुख किया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पश्चिम में उसने सिंध पर कब्जा करके मंगोलों से सीमा को सुरक्षित कर लिया। उसने मंगोलों के साथ युद्ध भी किया, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध चंगेज खां कर रहा था। तो मंगोलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खान, ठीक है। अपने शासनकाल के दौरान उसने रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से किसी को सिंहासन के योग्य नहीं मानता था। भाई ये मेरे बाद मेरी राजगद्दी को संभाल लेंगे, इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, रजिया सुल्तान, ठीक है। क्योंकि इल्तुतमिश की पुत्री है ना, और हम बात किसकी कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत की, इसलिए क्या नाम दिया इसको? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के बाद किसने सिंहासन संभाला? इसका, इसकी बेटी ने इसका सिंहासन संभाला, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में। ये क्वेश्चन आपको याद करने साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहना, जो जो मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बोलता हूँ। हालांकि उसके शाही कर्मचारी रजिया के सुल्तान बनने से प्रसन्न नहीं थे। भाई उसने अपनी बेटी को अपना सिंहासन सौंप दिया, जो उसके राज्य में जो उसके शाही कर्मचारी थे उसके दरबार में, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। भाई इसने तो अपनी बेटी को ही अपनी राजगद्दी दे दी, इसने अपने बेटे क्यों नहीं बनाया, इसलिए उससे वो नाराज हो गए। इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला सुल्तान बनाया। तो रजिया के बाद किसको बनाया गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला सुल्तान बनाया, लेकिन वह कुछ महीने भी राज्यभार नहीं संभाल सका। इस प्रकार फिर से कौन बैठी? रजिया ही सिंहासन पर बैठी, फिर इसने ही संभाला। अब हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। किसकी बेटी है यह? इल्तुतमिश की, ठीक है। ये रही, ठीक है, रजिया सुल्तान। देखो बहुत वीर थी ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया का शासन बहुत कम समय अवधि का रहा था, क्योंकि उसके दरबारी और जो शाही कर्मचारी थे उससे क्या थे? हमेशा नाराज रहते थे, क्योंकि ये एक क्या थी? स्त्री थी, एक लेडीज थी, है ना। इसलिए सब इससे नाराज थे कि ये क्या संभालेगी, कैसे हमारी रक्षा करेगी। तो उन्हें किसी स्त्री के नियंत्रण में रहना, भाई जो उसके दरबार के जो सैनिक थे वो क्या चाहते थे कि हम इसका क्यों कहना माने, ठीक है। तो इसलिए वो उससे नाराज रहते थे, हम भाई इसके कब्जे में नहीं रहेंगे, तथा उससे आज्ञा प्राप्त करना पसंद नहीं था। गुलाम साम्राज्य अनेक समस्याओं का सामना कर रहा था। रजिया का स्त्री होना एक अन्य समस्या के रूप में इन समस्याओं में जुड़ गया। रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों के साथ दृढ़ता से निपटने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सकी और 1240 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 1240 में जो जो शाही कर्मचारी थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी। किसकी? रजिया सुल्तान की। किसकी बेटी है ये? इल्तुतमिश की, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से गुलाम वंश के शासक सिंहासन पर बैठे, लेकिन वे अपना प्रभाव सही तरह से दिखा नहीं सके। उसके बाद कौन आया? गुलाम वंश के गयासुद्दीन बलबन आया, ठीक है। ये कब बैठा राजगद्दी पर, सिंहासन पर? 1266 ईस्वी में, ठीक है। उस समय सल्तनत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही थी। वह एक शक्तिशाली शासक था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। उसने शाही कर्मचारियों के विद्रोह, बाहरी यानी बाहर के आक्रमण जो भी कोई कर देता था, जैसे अपना भारत और पाकिस्तान लगाओ, पाकिस्तान हमेशा अपने भारत पर आक्रमण करता रहता है ना, ऐसे ही। तो उसने जो बाहर के आक्रमण थे उन समस्याओं का सामना किया। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। उसने शाही कर्मचारियों का कुशलतापूर्वक सामना किया। उसने अपनी सेना को मजबूत बनाया। तो सबसे पहले इसने क्या किया? सेना को मजबूत बनाया, क्योंकि अगर राजा के पास सेना मजबूत रहेगी तो राजा की रक्षा भी होगी, उसके दरबार की और उसकी प्रजा की भी। तो सीमाओं को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित किया। तो मंगोलों का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? अपने पीछे पड़ा है चंगेज खां। उसने स्थानीय राजपूत शासकों से भी युद्ध किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाही कर्मचारियों की शक्तियों को सीमित करने के लिए उसने सिजदा यानी झुककर सुल्तान को सलाम करना, ठीक है। ये रजिया के आगे तो क्या बोलते थे? भाई तू स्त्री है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तेरी आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हुआ? जब गयासुद्दीन बलबन आया तो इसने क्या कहा? अब देखो, अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें मजा। तो इसने क्या कहा इनको? सिजदा, भाई तुम मुझे रोज सिजदा किया करो, यानी सिर झुकाकर सलाम किया करो मुझे, ठीक है, नामक फारसी रीति शुरू की। उसने अनेक आचरण के कठोर नियम भी बनाए।
उसने शाही कर्मचारियों के उत्सव में जाने व मदिरा पान पर भी, मदिरा मतलब शराब वगैरह पर भी प्रतिबंध लगाए। हालांकि शाही कर्मचारियों ने इन नियमों को सरलता से नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि सिजदा यानी सिर झुकाकर सलाम करना मात्र ईश्वर के सामने किया जाना चाहिए। भाई तू ईश्वर थोड़ी ना है, हम तेरे आगे सिर झुकाएंगे। सिर्फ सिर किसके सामने झुकाया जाता? भगवान के सामने। इसलिए उन्होंने ये भी बात बड़ी मुश्किल से माननी थी। फिर गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु कब हुई? 1287 में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके उत्तराधिकारी शासक अयोग्य थे, वो भी निकम्मे थे, किसी लायक नहीं थे, जिन्हें 1290 में खिलजी शासक द्वारा हरा दिया गया। परास्त का मीनिंग क्या होता है? हरा देना। तो उसके बेटे को किसने हराया? खिलजी शासकों ने। ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ? आगे कौन आया गुलाम वंश के बाद? खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन किया। ठीक है। जलालुद्दीन एक शक्तिशाली सुल्तान था, उसने मंगोलों के साथ समझौता कर लिया। 1296 में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। पहले हमने क्या पढ़ा है? गुलाम वंश। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है। इसका टाइम क्या है? 1290 से 1320। ठीक है। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। तो क्वेश्चन आ जाए, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन। ठीक है। और उसके नाम के पीछे क्या जुड़ गया? खिलजी। ठीक है, क्योंकि इसने खिलजी वंश की स्थापना की। और इसका काल 3 दशक तक रहा। खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण शासक कौन था खिलजी वंश का? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका उसका सपना क्या था? भाई पूरे भारत पर मैं अधिकार कर लूँ, पूरे भारत पर मेरा ही नाम चले, मैं ही साम्राज्य स्थापित कर लूँ। अपने सपने को, यानी सपन को ही हम क्या कहते हैं? सपना। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी सेना को शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। यानी अपनी सेना को बहुत सारे शस्त्र दिए उसने, भाई तुम लड़ाई के लिए तैयार रहा करो, और शक्तिशाली बनाया। और भारत के अन्य भागों को जीतने के लिए प्रस्थान किया। फिर वो चल दिया भारत की तरफ कि मुझे भारत को जीतना है। उसने गुजरात व मालवा पर विजय हासिल की। इस विजय ने उसकी बंदरगाहों तक पहुंच बना दी। ठीक है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। फिर क्या किया उसने? राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में उसने राजपूतों से रणथंभौर व चित्तौड़ के किले जीत लिए। किसने? किसकी बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी की। उसने जीत लिए सारे। उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति मलिक कफूर को दक्षिण पर विजय का कार्य सौंपा। तो इसका सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर। ठीक है। मलिक कफूर ने यदसव, काकतीय, होयसल तथा पांड्या को पराजित किया। उसने दक्कन में इन शासकों से एक बड़ा जुर्माना वसूल किया। शासन के अंत में अलाउद्दीन का साम्राज्य उतना ही विशाल था जितना प्राचीन काल में अशोक का था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अभियानों के अतिरिक्त प्रशासन के अन्य कार्यों की ओर भी ध्यान दिया। उसे अपनी सेना अभियान के लिए एक विशाल धनराशि की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। ठीक है। अगर सेना को भाई बारूद वगैरह, हथियार वगैरह देने हैं तो पैसे तो लगेंगे ही। ठीक है। इसलिए उसने खेती योग्य भूमि का माप करने के आदेश दिए तथा भूमि का विभाजन, भूमि के टुकड़े कर दिए, उसके उपजाऊपन के आधार पर करवाया, जिसके आधार पर भूमि कर खराज निर्धारित किए हैं। भूमि कर जो कि भूमि का टैक्स लेते थे, पैसे लेते थे। दोआब क्षेत्र गंगा व यमुना नदी के मध्य की उपजाऊ भूमि में अधिक थे। कुल उत्पाद का लगभग आधा भाग लेते थे। भाई अगर किसी ने जैसे गेहूँ वगैरह बो दिए, ठीक है, यानी उसके अगर 50,000 के गेहूँ बिके हैं तो वो उससे कितना लेंगे? 25,000 लेंगे। ठीक है, ऐसे आधा भाग लेते थे। इसके अलावा वह यह भी सुनिश्चित करता था कि ओहिदादार निर्धारित कर से अधिक धन न ले। ठीक है, भाई कोई किसी से ज़्यादा धन भी न ले। तो आगे पढ़ते हैं हम। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना स्थापित की थी, बहुत बड़ी सेना थी इसकी, जिसे वह अपने सीमित संसाधनों में ही व्यवस्थित करना चाहता था। इसलिए उसने आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी, तेल, वस्त्रों की कीमत निर्धारित कर दी। ठीक है, सबके रेट फिक्स कर दिए, ये इतने के, ये इतने की। उसने इस कार्य की देखरेख के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। भाई अगर ये सारी वस्तुएं बेचनी है तो आदमी तो रखने ही पड़ेंगे, तो इसने अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक दाम न ले सकें। ठीक है, वास्तव में उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सैनिक आवश्यक वस्तुओं को उसी सीमित आय में खरीद सकें।
जो उन्हें उसे नगद वेतन के रूप में प्राप्त होती थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना सुधार के कार्य भी किए। उसने युद्ध के घोड़ों पर मोहर लगवाई। ठीक है भाई, जो घोड़े थे उसके, उन्होंने अपने घोड़ों पर मोहर लगा दी, भाई ये सारे घोड़े मेरे हैं, मेरी सेना के हैं। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ताकि पदाधिकारी उन्हें निम्न गुणवत्ता वाले घोड़ों से बदल ना सके, भाई कोई भी उनके घोड़े ना बदल सके। ठीक है। सभी सैनिकों के चेहरों का विवरण भी सूचीबद्ध किया गया था। सभी सैनिकों के चेहरे भी इस तरह से, मतलब उन सैनिकों के चेहरों पर या उनकी ड्रेस पर भी ऐसी मोहरें लगा दी कि ये मेरे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक है, ताकि उन्हें भी कोई दूसरे राजा या कोई भी अपनी सेना में शामिल ना कर ले। तो घोड़ों पर भी मोहर लगवाई और अपने सैनिकों पर। ठीक है। तो उसने अपने राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचर रखे थे। गुप्तचर क्या होते हैं भाई? जैसे कोई भी आदमी होता है, वो ये बताएगा, राजा जी, महाराजा, मैंने ये सारी बातें सुन ली हैं। ठीक है, आपके बारे में कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा था। तो राजा ऐसे अपने किसी आदमी को, जहाँ उसको ऐसा होता है कि मेरा दुश्मन है, अपने दुश्मन के पास किसी दूसरे रूप में भेज देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गुप्तचर। उसे विभिन्न स्थानों में हो रहे नए विकासों से अवगत कराते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, कब मर गया है? 1316 में, जिसके साथ ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गए। 1930 में तुगलक सत्ता में आए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं तुगलक वंश। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? गुलाम वंश और खिलजी वंश। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका टाइम है। तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। तो तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये सभी आपको याद रखनी है, किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है। शासनकाल की छोटी अवधि में ही उसने विद्रोहियों के विद्रोह को कुचला तथा सल्तनत को मजबूत बनाया। ठीक है, उसका स्थान उसके पुत्र ने ले लिया। इस वंश के दो मुख्य शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश के दो मुख्य शासक कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक। ठीक है बच्चों, तो ये आज की वीडियो थी। ठीक है, मैंने ये छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बन जाती फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे आगे मैं इसी वीडियो का नेक्स्ट सेकंड पार्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो जो मुझसे जुड़े हैं वो इन वीडियो को देखते रहें। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें मैं ये लेसन कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।